हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग स्टार्च के विषय में पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में। जैसा कि इससे पहले हमने आप लोगों को बताया था कि स्टार्च ये आपको शुगर को शर्करा को दो भागों में डिवाइड किए थे, कार्बोहाइड्रेट्स को। तो कार्बोहाइड्रेट्स को जो दो भागों में डिवाइड किए थे, एक शुगर था एक नॉन शुगर था। नॉन शुगर में उस दिन इसे पिछले वाले कक्षा में हम लोगों ने डिवाइड किया था। तो दो भागों में डिवाइड हुआ था, वो हुआ था होमो और हुआ था हेटेरो। ये दो भागों में डिवाइड हुआ था, जिसके हेमो के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें क्या हुआ था, ग्लूकोसेंस के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। ग्लूकोसेंस क्या होता है, तो ग्लूकोसेंस के अंतर्गत हमने देखा कि कई चीज़ें आती थी। उसमें क्या था, आपका ग्लूकोसेंस में स्टार्च था। अब ग्लूकोसेंस में स्टार्च था और ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स या पॉलीसेकेराइड्स जिनका निर्माण ग्लूकोज से के मोनोसेकेराइडों से मिलकर के बनता है हेक्सोजेस के, उन्हें हम ग्लूकोसेंस के अंतर्गत कहते हैं। और हमें उन्हीं स्टार्च के विषय में अध्ययन भी करना है। अगर स्टार्च को देखा जाए तो स्टार्च क्या होते हैं, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो स्टार्च क्या होता है, हम उसके विषय में देखते हैं। स्टार्च, जैसा कि स्टार्च होमोपॉलीसेकेराइड्स के अंतर्गत आते हैं, इसको एमाइलम के नाम से भी जाना जाता है। इसे एमाइलम के नाम से जाना जाता है। यह सेलुलोज को छोड़कर स्टार्च जो होता है वो प्रकृति में अगर देखा जाए, नेचर में अगर देखा जाए, तो सेलुलोज के बाद इसका दूसरा स्थान होता है स्टार्च का। किसमें? प्रकृति में ये दूसरे स्थान पे पाया जाता है। और इसी स्टार्च को हम क्या कहते हैं, स्टोर एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्टोर एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। स्टोर एनर्जी होती है और इसी के माध्यम से जब कभी पॉलीसेकेराइड्स, जब हमारे बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, प्लांट के, खास करके ये प्लांट के लिए लीजिएगा, अपने लिए तो फैट होता है, लेकिन अगर उनको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है और कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण उतनी बेहतर तरीके से नहीं हो पाती है, तब यही स्टार्च जो है टूटना प्रारंभ करते हैं, हाइड्रोलाइसिस होना प्रारंभ होता है। और हाइड्रोलाइसिस के माध्यम से ये क्या होते हैं, टूट करके हमें प्राप्त होते हैं। स्टार्च जैसा देखा जाए तो स्टार्च के निर्माण के लिए बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अलग अलग तरीके से अपना कार्य करते हैं। जैसे मैं आपसे बता दूं कि स्टार्च के लिए सबसे ज़्यादा आलू से लिया जाता है, चावल से लिया जाता है, गेहूं से भी लिया जाता है। तो इन सब से लेने के अलावा भी अगर कई चीज़ें हैं, अगर हम देख लें तो स्टार्च के विषय में हम इन चीज़ों के अलावा भी हम जानकारी ले सकते हैं कि और किन किन चीज़ों से हमें स्टार्च प्राप्त होता है। अगर हम देखें तो स्टार्च का जो 28 मोनोसेकेराइड्स ग्लूकोज का अगर जोड़ते हैं तो उनका जो अणु भाग होगा वो लगभग 5000, यानी मैं आपसे बता दूं कि फिर भी अगर हम इसके अलावा से हट करके हम पहले चर्चा करना चाहें कि ये होता कैसे है और क्या होता है, तो इसको हम देखें तो आसानी से इसे हम जान सकते हैं। और इनका हम ये देख लें कि कैसे हम इनका निर्माण करते हैं, तो इस माध्यम से भी हम इनका निर्माण में हम देख सकते हैं। जैसे आपको देखा जाए तो संसार में जो आपका अगर देखा जाए कौन सा है, जर्मनी, अमेरिका, आपका सबसे ज़्यादा स्टार्च का पैदावार करते हैं। ये सबसे ज़्यादा जो है स्टार्च का निर्माण करते हैं। और ये निर्माण कैसे करते हैं, ये करते हैं जैसे जर्मनी क्या करता है, आलू से लेकर के करता है। अमेरिका जो है वो सबसे ज़्यादा जो निर्माण करता है, अगर देखा जाए तो अमेरिका जो निर्माण करता है वो मक्का से करता है। किससे करता है? मक्का से करता है निर्माण इसका सबसे ज़्यादा। इसके बाद आपको बता दें भारत और ब्रिटेन, जैसे इसी स्टार्च में देखा जाए कि जो उत्पादक पहले स्थान पे ये, दूसरे स्थान पे ये, फिर इसके बाद तीसरे में देखा जाए अगर दो को, तो वो भारत है, ब्रिटेन, आपका भारत और ब्रिटेन, ये सब
गेहूं से अगर देखा जाए तो ये सब किससे स्टार्च का निर्माण करते हैं, सर्वाधिक गेहूं से करते हैं और चावल से करते हैं। तो स्टार्च का निर्माण इस रूप से हम लोग आसानी से कर लेते हैं। अब इनको हम अगर हाइड्रोलाइसिस करें कि किस प्रकार से इनका हम स्टार्च के द्वारा हमको एनर्जी मिलती है, स्टार्च कैसे निर्माण किया जाता है, तो इसमें आपको मैंने पहले ही बताया था कि ग्लूकोज के यन अणु, जैसे अगर यही है, मैं आपसे बता दूं C6H12O6 C6H12O6 और इनके साथ साथ क्या होता है कि बाहर निकलती हैं। अगर देखा जाए, अगर इनको तोड़ा जाता है या ये इनकी मात्रा और N6 अगर देखा जाए C6H12O6 जुड़ते हैं तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको, माल्टोज का निर्माण होता है। दोनों अगर ग्लूकोज हैं तो दोनों ही ग्लूकोज यदि हैं तो ग्लूकोज के समय इनका निर्माण स्टार्च के रूप में, माल्टोज के रूप में होता है। C12H22O11 प्लस N, इसको N कर सकते हैं N इस तरह से लेते हैं। अब यही माल्टोज जब यहाँ पे देखा जाए, जब इनकी मात्रा N मात्रा जो है आपस में मिलना प्रारंभ होती है, 2 या 2 से अधिक जब जुड़ना शुरू करते हैं तो यहाँ पे क्या निर्माण करते हैं, इसका निर्माण करते हैं आपके स्टार्च का। और स्टार्च का जो सूत्र या निर्माण है वो क्या होता है, किससे हम प्रदर्शित करते हैं, हम करते हैं कि C जैसे 12 इससे नहीं C6H10O5, ये इसका संकेतांक रूप होता है इसका स्टार्च का, इसको हम स्टार्च मानते हैं। और इसी स्टार्च के माध्यम से हम इनमें उत्पादन, इसको हम इसी माध्यम से ये लेकर के ये पॉलीसेकेराइड्स का निर्माण होता है। ध्यान रहे कि मोनोसेकेराइड से डाइसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड से फिर पॉलीसेकेराइड्स, यानी हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पे मोनोसेकेराइड्स का निर्माण होता है, फिर यहाँ पे मोनोसेकेराइड से डाइसेकेराइड्स और फिर इसके बाद डाइसेकेराइड से पॉलीसेकेराइड्स का निर्माण होता है। अब यहाँ ये पॉलीसेकेराइड्स क्या होती हैं कि जब एनर्जी की आवश्यकता, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस जब भी होगी, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जब भी होगा, तो वो टूटने के बाद वो ग्लूकोज का जैसे एनर्जी की जब मुझे आवश्यकता पड़ती है, जैसे मान लीजिए मैं कोई वर्क कर रहा हूँ या प्लांट कोई वर्क कर रहा है, तो उसको उस वर्क करने, जैसे छोटा सा एग्जांपल आपको मैं दूँ कि आपके, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मुझे बोलने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी आती कहाँ से है, वो एनर्जी हमारे बॉडी में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से होती है, जो कि एटीपी में कन्वर्ट हुआ है। एटीपी फिर जो है हमको क्या करती है, बॉडी में एनर्जी देती है, जो कि आप पढ़े भी होंगे। 38 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, जो कि पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करती है जिसको जितनी आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से, और ये बनती कैसे है, तो मान लीजिए हमारे शरीर में फैट से वो टूट करके या ग्लाइकोजन से टूट करके वो हमारे बॉडी में कन्वर्ट होती है। वैसे ही प्लांट में जो स्टोर एनर्जी होती है, स्टोर एनर्जी कौन सा है, स्टोर एनर्जी आपका है स्टार्च। स्टोर एनर्जी कौन सा है, स्टोर एनर्जी होती है स्टार्च होती है। अब यह टूट करके ही उसे एनर्जी दे सकती है। देखिए, एनर्जी देने के लिए ग्लूकोज या फ्रक्टोज का माध्यम होना इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा आप दूसरे माध्यम से नहीं दे सकते हैं तत्काल रूप में। तो क्या करते हैं, अब चूंकि ये ग्लूकेन्स के अंतर्गत आते हैं, ग्लूकेन्स के अंतर्गत यानी कि ग्लूकोज से रिलेटेड जो भी रहेंगे वही इनको दे सकते हैं। तो ग्लूकेन्स के अंतर्गत आपके पाए जा रहे हैं स्टार्च। अब इस स्टार्च से क्या करना है कि ये, यानी कि इसका निर्माण, प्रत्येक स्टार्च का निर्माण ग्लूकोजों के आपस में सहयोग करने के उपरांत जब H2O बाहर निकल आता है, जब H2O बाहर होता है, उस दरमियान यहाँ पे इसका निर्माण, स्टार्च का निर्माण होता है। अब जिस प्रकार से मोनोसेकेराइड्स के जुड़ने के उपरांत इसका
स्टार्च का निर्माण हुआ है, उसी प्रकार से स्टार्च जब टूटेगा, यानी कि अगर हम देखें तो स्टार्च जब भी टूटेगा तो स्टार्च के टूटने के उपरांत मोनोसेक्राइड्स का निर्माण होगा, मोनोसेक्राइड्स का निर्माण होगा। यानी कि ये जुड़ता है तो इसका निर्माण करता है, और ये जब टूटता है तो मोनोसेक्राइड्स का निर्माण करता है। ये टूटते कैसे हैं, इसके ही विषय में हम थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपसे बताया कि जो इसका सूत्र है वो क्या है, C6H10O5 N, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं कि NH2O देते हैं। NH2O देने के उपरांत जब ये टूटता है तो टूटने के दरमियान मैंने आपसे बताया था, शायद आपको याद होगा, कि यहाँ पे इसे टूटने के लिए किसी न किसी एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ती है। तो जो इसमें जिस एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ती है वो एंजाइम्स होते क्या हैं, वो एंजाइम्स होते हैं डायस्टेज एंजाइम्स। कौन से होते हैं, डायस्टेज एंजाइम्स होते हैं। अब डायस्टेज एंजाइम है, आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, डायस्टेज एंजाइम। ये डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ये करते क्या हैं कि इनके, और ये डायस्टेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है आप जान ही रहे हैं, और ये किस रूप के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये पाया जाता है जौ के माल्ट में, माल्ट से निकाला जाता है। जौ को जब अंकुरित करने के लिए रख दिया जाता है कुछ समय के लिए, तो आप देखते हैं कि उसमें कुछ समय उपरांत जो है अंधेरे में रखेंगे तो अंकुरण शुरू हो जाता है, और जब अंकुरण शुरू होता है तो उसी अंकुरण के समय इसे जो है सुखवा करके उसे पीस दिया जाता है, जिसमें माल्ट, उसमें डायस्टेज एंजाइम की उत्पत्ति होती है। वही डायस्टेज एंजाइम को हम जब ग्लूकोज के साथ क्रिया करवाते हैं तो उस दरमियान क्या होता है कि ये टूट करके माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। तब हो जाता है C12H22O11 N। अब ये स्टार्च है आपका, ये हो गया आपका माल्टोज। अब इसके बाद ये क्या होता है कि इसके बाद माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में फिर इसमें अगर देखेंगे, जब इसमें फिर पुनः होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, NH2O जुड़ जाएगा। मैंने आपसे बताया था कि यहाँ से क्या हो रहा है, जब ये जुड़ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि H2O बाहर निकल रहा है। यानी कि जब मोनोसेक्राइड्स जुड़े तो डाइसेक्राइड्स के निर्माण में H2O बाहर हुआ, जब H2O बाहर हुआ तब डाइसेक्राइड्स का निर्माण हुआ। उसी प्रकार से जब ये टूटते हैं, स्टार्च टूटेंगे, माल्टोज टूटेगा, तो उस दरमियान H2O का उसके साथ जुड़ना होगा। जब ये जुड़ेंगे तभी ये जो है बाहर निकलेंगे या टूटेंगे। तो यहाँ क्या बना देते हैं कि यहाँ पे निर्माण करते हैं NC6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। ये प्रक्रिया होती है इनके टूटने की। जब ये टूट करके हमें क्या देते हैं, मोनोसेक्राइड्स देते हैं, और ये मोनोसेक्राइड्स हम उस प्लांट के शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। ये तो बात हो गई स्टार्च की। अब स्टार्च कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ स्टार्च अगर देखी जाए तो मैं आपसे बता दूं कि स्टार्च 2 प्रकार के होते हैं। अगर अब इनके अगर लिखा जाए तो काइंड्स ऑफ स्टार्च, तो स्टार्च जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है एमाइलोज और दूसरे को कहा जाता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज और पहला होता है और दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन। क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन होता है। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन क्या क्या हैं इसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं और इनका स्ट्रक्चर भी हम ध्यान में रखते हैं। पहला है एमाइलोज। इस एमाइलोज को अल्फा एमाइलोज भी कहा जाता है, अल्फा एमाइलोज भी कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है
क्योंकि आप देखेंगे कि ग्लूकोज के अल्फा मोनोसेक्राइड्स आपस में संयोग करते हैं और अल्फा होने के कारण इनको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा एमाइलोज। यानी एमाइलोज तो है ही, लेकिन ग्रुप कौन सा है ग्लूकोज का, अल्फा है, जिसके कारण हम इनको अल्फा एमाइलोज के नाम से भी जानते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये अल्फा एमाइलोज होता क्या है और क्या इसका गुण है, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें स्टार्च में इसकी मात्रा जो है इसमें आप देखेंगे 20% तक होती है। ये जो जल के अंदर आप देखेंगे कि ये अगर देखा जाए तो स्टार्च में जो एमाइलोज है वो 20% पाया जाता है और क्या होता है, जल में विलेय होते हैं। क्या होते हैं, जल में विलेय होते हैं, जल में घुलनशील होती है, डिसॉल्वल होते हैं और आयोडीन के साथ, और क्या करते हैं, आयोडीन के साथ देखा जाए तो आयोडीन के साथ ये नीला रंग देते हैं। क्या देते हैं, नीला रंग देते हैं। मैंने आपसे बताया था कि जब हम ग्लूकोज का एस्टिमेशन करते हैं आयोडोमेट्रिक मेथड से, तो आयोडोमेट्रिक मेथड में ये क्या करते हैं कि इसमें जब एस्टिमेशन करेंगे तो आप जब स्टार्च को मिलाएंगे तो जो आयोडीन होगा, जो एमाइलोज होगा वो नीला रंग देगा और जो एमाइलोपेक्टिन होगा वो लाल रंग देगा। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में क्या अंतर है, क्या किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एमाइलोज होगा, किसके कह सकते हैं कि ये एमाइलोपेक्टिन होगा। तो मैं आपसे बता दूं कि एमाइलोज के अंतर्गत जो भी आपके मोनोसेक्राइड्स आपस में संयोग करते मतलब जुड़ते हैं, वो एक सीधे मोनोसेक्राइड्स जो है एक सीधी श्रृंखला में जुड़ना प्रारंभ करती हैं, कैसे जुड़ती हैं कि ये इनका जो जुड़ने का जो प्रोसेस होगा वो होगा कार्बन 1 से कार्बन 4। यानी कि आपका जो एक अल्फा ग्लूकोज होगा वो कार्बन 1 होगा और दूसरे का जो होगा वो भी अल्फा ग्लूकोज, वो उसका कार्बन नंबर 4 के साथ जुड़ना ये प्रारंभ करना शुरू कर देंगे। और यही एक कारण है कि ये एक सीधी श्रृंखला में बढ़ते हुए चले जाते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, और ये जब जुड़ते हैं तो 1 और 4 के बीच में जब ये आपस में जुड़ना शुरू करते हैं तो ग्लाइकोसाइटिक बंध द्वारा ये आपस में जुड़ना प्रारंभ करते हैं। और क्या होता है कि ये चूँकि ये एक सीधी श्रृंखला होती है और सीधी श्रृंखला के कारण इसके जलीय विलयन से स्टार्च का अवक्षेपण भी आसानी से हम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं और इनकी जो क्रिया होती है वो हमेशा रिस्यूएबल कंडीशन की होती है। जैसे मैंने आपसे बताया कि स्टार्च से ग्लूकोज बन जाना, जैसे स्टार्च है यहाँ पे ग्लूकोज बन जाना और ग्लूकोज से फिर स्टार्च बन जाना, ये रिस्यूएबल कंडीशन के होते हैं। यानी कि ये दोनों आपस में बनते और बिगड़ते रहते हैं, इसमें कोई दूसरी चीज़ें आप नहीं लेते हैं। हम स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनता है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे साफ तो नहीं दिख रहा है, अच्छे रुकिए, यहाँ पे देखते हैं, चलिए कुछ साफ है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं एमाइलोज कैसे बनता है। मैंने आपसे बताया था कि 2 मोनोसेक्राइड्स, अच्छा हम 2 का बना रहे हैं। आप ये सोच के रखिएगा कि ये श्रृंखला आप चाहे जितनी बड़ी चाहेंगे उतनी बड़ी आप अपने कॉपी पर बना सकते हैं, अपने नोट्स पर बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है और ये क्या होता है, 6वां होता है। ये ग्लाइकोसाइटिक बंध बनते हैं। यहाँ पे दाहिने तरफ था, यहाँ पे
बाईं तरफ था, तीसरे पे, चौथे पे भी जो है दाहिने तरफ था। तो इस प्रकार से हम बना लेते हैं। चूँकि अल्फ़ा बन रहा है तो अल्फ़ा ग्लूकोज है, तो अल्फ़ा ग्लूकोज क्या होती है, अल्फ़ा ग्लूकोज में OH नीचे की तरफ होता है। इसी प्रकार से इसी के समानांतर हम एक दूसरी श्रृंखला भी बना लेते हैं। आप अगर माल्टोज का स्ट्रक्चर बनाए होंगे संभवतः, तो निश्चित रूप से इस स्ट्रक्चर को भी आप आसानी से बना सकते हैं। बना ही नहीं सकते हैं, समझ भी सकते हैं। इसमें कोई परिवर्तन आपको नहीं करनी होगी। यहाँ पे ग्लाइकोसाइटिक बंध, यहाँ पर क्या है कि आपका पहला कार्बन है, यहाँ पे दूसरा कार्बन है, यहाँ पे तीसरा कार्बन है, यहाँ पे चौथा कार्बन होगा और यहाँ पे आपका पांचवा और छठा कार्बन होगा। ये ग्लाइकोसाइटिक बंध होगी। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि क्या कहा गया, और ये भी क्या है आपका अल्फ़ा ग्लूकोज है। क्या बताया गया कि कार्बन 1 से कार्बन 4 के साथ इनका जुड़ाव होना है। कार्बन 1 और कार्बन के 4 के साथ जुड़ना है, तो ये कार्बन 1 होता है, ये 2 है, ये 2 है, ये आपका 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। इसी प्रकार से यहाँ पे ये 1 होता है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो क्या कह रहे हैं, कार्बन 1 से कार्बन 4 का जुड़ाव होना है। कार्बन 1 ये है, कार्बन 4 ये होता है। तो यहाँ पे ये आपस में ग्लाइकोसाइटिक बंध के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। यही सेम स्ट्रक्चर आपका माल्टोज का भी है, लेकिन अंतर क्या, चूंकि मैं भी इतना ही बनाऊंगा, लेकिन अंतर क्या होता है कि ये एक सीधी श्रृंखला में आप देखेंगे कि यहाँ पर भी जो आपका एक जो आप मोनोसेक्राइड्स बनाएंगे और यहाँ पे आप एक ग्लाइकोसाइटिक बंध के द्वारा इसको जोड़ देंगे। इसी प्रकार से ये कंटिन्यू चलती रहती है और ये सीधी श्रृंखला में आप देखेंगे कि वहाँ तक पहुँचने पर, एक मिनट, वहाँ पे आप पहुँचने पर आप देखेंगे जैसे यहाँ पर भी आप उसी प्रकार से क्या करेंगे कि एक श्रृंखला, तीसरा और चौथा, ये हमेशा ध्यान देना, पहला और तीसरा, पहले और तीसरे के साथ ये सहयोग करते हुए चले जाते हैं। अब ये श्रृंखला जो ये चीज़ें आप देख रहे हैं, ये जुड़ने का संकेत है, यानी कि इससे और भी ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं। अल्फ़ा ग्लूकोज को आप निरंतर जोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ाते हुए चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आसानी से, आप ये समझ लीजिएगा कि 28 ग्लूकोज आप जोड़ सकते हैं, अल्फ़ा ग्लूकोज जोड़ सकते हैं, जिसका अणु भार कितना होगा, 5000 हो जाएगा। कितना होगा, 5000 हो जाएगा। इससे सामने आप कंटिन्यू जोड़ते हुए 28 तक ले जा सकते हैं। 28 ही नहीं, आपने पढ़ा भी है कि 2 से लेकर के 200 अणुएं आपस में संयोग करती है या जुड़ती है। मैं तो ये 28 की बात बता रहा हूँ आपसे, जिसका जो है अणुभार कितना हो जा रहा है, 5000 हो जा रहा है। ऐसे ही आप 200 अणुओं को आपस में जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से इसे हम क्या कह सकते हैं, इसका नामकरण अगर हम करें इन दोनों का, तो हो जाता है ये एमाइलोज। एमाइलोज हो गया। इसी प्रकार से आपका एमाइलोपेक्टिन भी होता है। क्या होता है, इसी प्रकार से आपका एमाइलोपेक्टिन है। एमाइलोपेक्टिन में क्या होता है ये देख लेते हैं। एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन देखा जाए तो इसको हम एक प्रकार का बीटा एमाइलोज भी कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल समानांतर ही काम होता है। और स्टार्च में इसकी जो मात्रा होती है, यानी हम क्या कह सकते हैं, बीटा एमाइलोज कह सकते हैं। और ये कितना होता है, लगभग नेचर में आप देखेंगे, स्टार्च में अगर इसकी मात्रा देखेंगे तो 80% तक पाई जाती है। और क्या होता है, जल में ये अविलेय होते हैं। और क्या होते हैं, गर्म पानी में ये पतली लेई बना लेते हैं। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है। एमाइलोज में क्या था, एमाइलोज जल में विलेय था, वो
20% ही पाया जाता है। एमाइलोपेक्टिन क्या था, 80% पाया जाता है और ये जल में अविलेय है। क्या करता है अविलेयता में? अविलेयता में ये उस विलयन को, जैसे आप लेई बना देते हैं, मैंने आपको बता दूं कि गेहूं में आप क्या करते हैं, जब पोस्टर वोस्टर चिपकाना होता है तो हम लेई बनाते हैं ना, तो उसी माध्यम से हम बनाते हैं एमाइलोपेक्टिन के कारण। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये शाखित होते हैं। क्या होते हैं ये शाखित होते हैं, ब्रांचेज होते हैं। जब आपके जो है ब्रांचेज निकल जाते हैं, ब्रांच के थ्रू चलती हैं, तब इनके साथ ऐसी चीज़ें होती है। बनती कैसे हैं? कार्बन 1 से कार्बन 4 और फिर कार्बन 1 से कार्बन 6 के साथ इनका जुड़ा होता है। यही कारण होता है कि ये शाखित हो जाते हैं। देख लेते हैं इसका वीडियो, इसका कैसे बनता है, क्योंकि मेरा वो भी हो रहा है। इसको देख लीजिए। ये आपका पहला ग्लूकोज, ये आपका इसी के समानांतर दूसरा बना लीजिए। दूसरा ग्लूकोज ही सब बनानी है आपको, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ। चलिए यहाँ पे हो गया। ये क्या था? H OH OH H OH H। यहाँ पे क्या था? पहला और चौथे के साथ। ये पहला है, ये दूसरा है, एक मिनट दिक्कत हो रही है, इसको बिल्कुल नज़दीक करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? CH2OH। यहाँ पर भी आप इस प्रकार बना सकते हैं CH2OH। ये तो अल्फ़ा बन गया ना। ये आपका क्या है? आपका बन जाता है अल्फ़ा ग्लूकोज। ये भी ग्लूकोज। अब हमने क्या क्या कहा था? ये मैंने आपसे बताया था कि चौथा कार्बन है, ये पहला कार्बन है। पहले कार्बन और चौथे कार्बन के साथ ग्लाइकोसाइटिक बंध के द्वारा ये आपस में जुड़ जाते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है कि छठे कार्बन की बात कर रहे थे हम लोग, कि छठा कार्बन भी जुड़ता है, पहले से छठा जुड़ता है। क्या जुड़ता है? पहले से छठा। तो एक हम यहाँ पे और ये बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप बना लीजिए। ये आपका पहला कार्बन है, ये भी क्या है? अल्फा है। यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, H2O क्या होगा? वो बाहर निकल आएगा और ये ख़त्म होकर के यहाँ पे ग्लाइकोसाइटिक बंध के द्वारा जुड़ जाएंगे। ये छठे कार्बन के साथ पहला कार्बन, मैंने क्या बताया था? पहला और छठा, पहले और छठे के साथ जो है संयोग करते हैं। अब ये देखो क्या है, यहाँ से यहाँ और यहाँ ये शाखित रूप में होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? एमाइलोपेक्टिन। क्या कहते हैं इसको? हम क्या कहते हैं? एमाइलोपेक्टिन होता है। ये शाखित होता है, जिसकी वजह से ये इनको तोड़ना बहुत ही कठिन होती है, इसलिए अनडिसॉल्वेबल कंडीशन के होते हैं। कोई भी ऐसे पदार्थ जो कि आसानी से नहीं टूटेंगे तो डिसॉल्व नहीं किए जा सकते हैं, और नहीं भी होते हैं, वो डिसॉल्व आप कर भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों को हम अनडिसॉल्व कंडीशन पे रखते हैं, जिनकी शाखाएं ज़्यादा होती हैं, शाखित होती हैं, एक दूसरे से दृढ़ता के साथ जुड़ी होती हैं। और मैं आपसे बताया कि जिस तरह से पोस्टर बनाने के लिए हम लोग लेई का निर्माण करते हैं, तो वो एमाइलोपेक्टिन होती है, जिसके कारण ऐसे संभावनाएं बन जाती हैं कि वो डिसॉल्व नहीं होती। और वहीं एमाइलोज होता है तो ऐसी चीज़ें नहीं रहती हैं। ठीक है, आज हम लोग पॉलीसेकेराइड्स खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग अध्ययन करेंगे लिपिड्स।